सीसीएन न्यूज़ में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल गंगा सिंह बिष्ट जी, जिनसे हम जानेंगे कि प्रथम पारी में उन्होंने किस तरह का प्रदर्शन किया, कितनी उपलब्धियां उनकी रही हैं और जब दूसरा टर्म वो शुरू करने जा रहे हैं तो दूसरे टर्म में उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, उनके टारगेट क्या क्या हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीसीएन न्यूज़ चैनल का अपने ऑफिस में आने पर स्वागत करता हूं और आपके चैनल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सर। सर, आपने पहले टर्म में आपने क्या उपलब्धियां हासिल करी हैं और सेकंड टर्म में आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी सर? जैसा कि भी आपको विदित है कि मेरा यहाँ पर कार्यकाल 23 अगस्त 2018 से लेकर 23 अगस्त 2021 तक था और मेरा गृह जनपद होने के नाते मुझे बहुत खुशी थी कि मैं अपने ज़िले में जाकर हमारे भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों और उनके आश्रितों की पेंशन समस्याओं को देखूं और मुझे ये मौका मिला है और इसके लिए मैं भगवान बागनाथ का भी बहुत आभारी हूं कि उनने मुझे यहाँ पर आशीर्वाद दिया है। और अभी पिछले हफ्ते ही मेरा कार्यकाल उत्तराखंड सरकार ने 3 साल के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि अगस्त 2024 तक मैं यहाँ पर रहूँगा। जैसा कि आपको विदित है कि जो सैनिक कल्याण कार्यालय जो जनपद में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड, उनका मुख्य काम होता है कि वो हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, वीर नारी हैं, उनके आश्रित हैं, उनकी पेंशन संबंधी समस्याओं को सुलझाना, उनको भारत सरकार और राज्य सरकार से मिलने वाली कल्याणकारी योजनाओं उन तक पहुंचाना और उनको लाभ दिलाना, जिसमें शामिल है बच्चों की स्कॉलरशिप और वर्ल्ड वॉर 2 की जो जितनी भी हमारी विधवाएं हैं उनको जो है एन्युटी ग्रांट दिलाना। इसके अलावा हम ऐसे भी हमारे पास पूर्व सैनिक हैं जिनकी के पास कोई पेंशन नहीं है, उनको भी हम पेन्यूटी ग्रांट के तहत 65 साल के बाद 4000 रुपये मासिक देते हैं। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों और की विधवाओं की जो पुत्री विवाह के लिए भी हम उत्तराखंड सरकार से जो है 1 लाख रुपया और केंद्रीय सैनिक बोर्ड से भी 50,000 रुपया दिया जाता है। इसके अलावा उनकी जो स्टेशन हेडक्वार्टर संबंधी हैं, जिला प्रशासन से संबंधी कोई समस्या हैं, राजस्व संबंधी कोई समस्या हैं, तो उन समस्याओं को चाहे वो सर्विंग सोल्जर है, चाहे वो जो है रिटायर्ड सैनिक हैं, उनको जो है जिला प्रशासन के साथ तालमेल करके उनके साथ बैठकर उन समस्याओं को दूर करना। सर, एक बड़ी खुशी की बात ये होती है कि आप बागेश्वर ज़िले के मूल रूप से यहीं से रहने वाले हैं, सिरकोट गांव से। आर्मी में रहकर एक लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट तक पहुंचना अपने आप में बड़ी उपलब्धि रहती है। थोड़ा सा मैं आपके पास्ट में जानना चाहूँगा सर कि किस तरह के आप मूल रूप से कहाँ के हैं और किस तरह से आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए स्ट्रगल किया और प्राथमिक एजुकेशन आपकी कहाँ से हुई सर? मैं ग्राम सभा सिरकोट का रहने वाला हूँ और मेरी जो प्रारंभिक जो शिक्षा है वो हमारे गांव में ही हुई है और मेरे कौसानी से मैंने इंटरमीडिएट करने के बाद जो है मैं फ़ौज में ज्वाइन किया और मैं 16 कुमाऊँ रहा 20 साल तक और उसके बाद मैंने कमीशन फाइट किया और मैं 5GR गोरखा राइफल में कमीशन रहा और आफ्टर 20 साल वहाँ नौकरी करने के बाद मैं 40 साल की सेवा करने के बाद 2018 में रिटायरमेंट हुआ। और इस बीच में मैं जब 16 कुमाऊँ में था तो तब मैंने जो है ऑपरेशन पवन में 18 महीना पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे मुझे LTT के साथ लड़ने का मौका भी मिला और हमने 4-5 मिलिटेंट भी मैंने वहाँ मारे और मुझे खुद एक ऑपरेशन में घायल भी हुआ और मुझे उसके लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से 2 कमेंडेशन कार्ड भी उस टाइम पे मिले हैं। और कमीशन के बाद भी मैं 5GR में रहा और जो मेरी पलटन है 65GR फ्रंटियर फोर्स और JNK में मैंने काफ़ी ऑपरेट किया पुंछ इलाके में और वहाँ पर भी मैं 5-6 मिलिटेंट वहाँ पर मारे और वहाँ से भी मुझे एक कमेंडेशन कार्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से मिला है और मुझे पूरे अपने कार्यकाल सैनिक जीवन का बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है। उसके लिए मैं अपने माता पिता, इष्ट देव और बाबा बागनाथ की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी जाकर मैं भूतपूर्व सैनिकों की सेवा करूँ। सर, सेना में कैसे आपका जाना हुआ, कैसे इस तरह का ख्याल आया कि मैं सेना में जाऊँ? नहीं, मैं पहले से ही स्कूल टाइम से ही काफ़ी मोटिवेटेड था कि मैं फ़ौज ज्वाइन करूँगा और फ़ौज में जाने के बाद भारत सरकार भारतीय सेना में जितने भी लोग 10+2 के बाद या ग्रेजुएशन के लड़के हैं उनको काफ़ी
चांस देते हैं कमीशन अधिकारी बनने के लिए। और ये बहुत ही अच्छा भारत सरकार की योजना है जिसमें कि जो है पिछड़े इलाकों के रहने वाले जवानों को भी अधिकारी बनने का मौका दिया जाता है। इसमें 3 प्रकार की एंट्री हमारे पास हैं और ये बहुत अच्छा है और आजकल लोग काफ़ी जवान जो है इसमें कमीशन ले रहे हैं। सर, परिवार में आपके कोई आर्मी से बैकग्राउंड से थे या फिर कैसे इस तरह का उनको देख के आप मोटिवेट हुए? नहीं, मेरे पिताजी खुद आर्मी में थे और मेरे चाचा खुद आर्मी से रिटायर हैं और पूरा ही हमारा गांव जो है, जैसा आपको विदित है कि पूरा उत्तराखंड जो है सैनिक पृष्ठभूमि वाला है। तो यहाँ पर आज भी मैं देखता हूँ कि हर एक परिवार की प्राथमिकता होती है कि उनका लड़का फौज में जाए, देश सेवा करे और मुझे मौका मिला, उसके लिए मैं काफ़ी गौरव महसूस करता हूँ। सर, ऐसा कोई वाकया संक्षेप में थोड़ा सा बताइए। वैसे तो पूरा कार्यकाल जो है आर्मी में रहकर बड़ा यादगार रहता है, कोई एक प्रसंग ऐसा जो आप जिसको आप याद करते हो? मेरे जीवन में हर एक सैनिक की ये इच्छा होती है कि वो जो है फौज में जाने के बाद वो लड़ाई में प्रतिभाग करे। तो इसके लिए जो है मुझे काफ़ी 18 महीना मैं श्रीलंका में रहा और वहाँ पर भी मैंने काफ़ी ऑपरेशन हमने किए हैं और मुझे 4-5 मिलिटेंट मारने का भी सौभाग्य हुआ और पहला मिलिटेंट भी मैंने अपनी पलटन के लिए वहाँ श्रीलंका में बट्टी कलवा मारा था। और उसके बाद कमीशन के जाने के बाद भी हम पाकिस्तान बॉर्डर पर रहे, वहाँ पर भी हमने काफ़ी ऑपरेशन किए हैं और काफ़ी मिलिटेंट मारे हैं। तो ये जब आप ऑपरेशन में भाग लेते हैं और आपको उससे काफ़ी साहस मिलता है और जब आप एज एन ऑफिसर आपको जो है प्रूव करना होता है अपने ट्रुप्स के सामने कि आप जो है निडर होकर जो है दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं, तो जवान भी उतनी जोश के साथ आपका साथ देते हैं। ये बड़ा अचीवमेंट होता है। थैंक यू सर। सर, ये जानना चाहता हूँ, इधर आते हैं थोड़ा सा आपके अपने कार्यकाल में एज ए सैनिक कल्याण अधिकारी के तौर पर दूसरा टर्म आप शुरू करने जा रहे हैं, तो क्या प्राथमिकता रहेंगी सर आपकी? जैसा कि पहले कार्यकाल में मेरे यहाँ पर कभी दिक्कतें मैंने देखी आकर। पहले तो ECHS रेफरल के लिए बागेश्वर आना पड़ता था, उसके बाद हल्द्वानी जाना पड़ता था। इस मुद्दे को मैंने काफ़ी दिल्ली तक उठाया और ये आज जो है 2 जगह से रेफरल नहीं है, एक ही जगह से रेफरल होता है। दूसरा, स्टेशन ऑर्डर के लिए हर एक जवान को रानीखेत जाना पड़ता था और मैंने इनिशिएटिव लेके स्टेशन कमांडर से बात करके अभी स्टेशन ऑर्डर जो CHD कैंटीन के होते हैं वो मेरे ऑफिस से बन रहे हैं। भराड़ी कैंटीन जो कि उन लोगों की 20 साल से मांग थी और उसको लिए मैंने आर्मी कमांडर सेंट्रल कमांड लखनऊ से बातचीत करके चिट्ठी लिखने के बाद ये कैंटीन सैंक्शन कराई है और इस कैंटीन का लाइसेंस भी बन गया है और कुछ ही दिनों में ये इस कैंटीन अभी लॉन्च होने वाली है। इसके अलावा बागेश्वर में CHD कैंटीन और पॉलीक्लिनिक के लिए जगह नहीं है, अभी किराए पे है। इसके लिए भी हमने कथाड़बड़ा वार्ड नंबर 7 में जगह हमने ढूंढ ली है और इसको जो है जल्दी ही हम जिला प्रशासन ने बोला है कि इसको हम आपको अलॉट कर देंगे, लेकिन जो पूर्व में निर्धारित अलॉटमेंट की हुई ज़मीन थी तिरौना बिलौना में, उसको कैंसिल करना है। नेक्स्ट मेरे अगले कार्यकाल के लिए मैं ये चाहूँगा कि जो मेरा गोल है कि सबसे पहले तो भराड़ी कैंटीन का इसको लॉन्च करें, इनॉग्रेशन करें। दूसरा, एक कपकोट में सैनिक रेस्ट हाउस बनवाने के लिए मैं प्रयास हूँ और वहाँ पर एक ज़मीन हमने चिन्हित कर ली है और जल्दी ही उसकी कार्रवाई शासन लेवल पर लंबित है। इसी से पॉलीक्लिनिक बिल्डिंग को बनाना मेरी प्राथमिकता रहेगी और इसके अलावा हमारा सैनिक विश्राम गृह बागेश्वर भी काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और वो बहुत ही विंटेज बिल्डिंग है। इसके लिए भी हम शासन से इसको अपने नाम पर ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयासरत हैं। जैसे ही ये हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाती है ये ज़मीन, क्योंकि ये रोपड़ भूमि है और ये ट्रांसफ़र होगी, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और ज़िला प्रशासन ने इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसे ही ये हमारे पास ट्रांसफ़र होता तो इस बिल्डिंग को भी हम रेनोवेट करेंगे। जी सर, एक बागेश्वर CHD कैंटीन में थोड़ा सा लोगों को ये परेशानी रहती है कि लंबे समय तक उनको इंतज़ार करना पड़ता है, तो किस तरह से ये परेशानियाँ दूर करने का प्रयास करेंगे? आपको ये जानकर खुशी होगी कि बागेश्वर ज़िला एक ऐसा है उत्तराखंड में जिसके 3 ब्लॉक में कैंटीन है, यानी कि सिरकोट में कैंटीन है और गरुड़ कौसानी कैंटीन है, बागेश्वर ब्लॉक में कैंटीन है और तीसरी कैंटीन कपकोट में आ रही है। जैसे ही ये कैंटीन शिफ्ट हो जाती है तो बागेश्वर में कैंटीन के ऊपर जो प्रेशर है और वहाँ पे ऑनरी कैप्टन मेहरा साहब कैंटीन इंचार्ज हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो सुबह से लेकर शाम तक टाइम लिमिट का भी ध्यान नहीं रखते। उनकी ये प्रयास होता है कि हर एक एक्स सर्विसमैन को उनका कोटा दिया जाए और सामान दिया जाए और जल्दी से हम इसको
इसको कंट्रोल कर लेंगे। जी। एक सर, लंबे समय से आपके जो कर्मचारी हैं वो लंबे समय तक आंदोलन में रहे हैं। हमें तो ये भी पता चला जब आप अपने पहले कार्यकाल में आप मुख्यमंत्री से खुद अपने जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं उन तक से मिल के आपने खुद परस्यू इन मामलों को किया है, लेकिन मामला आज भी वो जस का तस है। तो कैसे ये सॉर्ट आउट होगा, कैसे इन लोगों को विभागीय संविधान की समस्या दूर होंगी सर? ये उनकी बहुत पुरानी मांग है। ये केस जो है 2007 से लंबित चल रहा है शासन के ऊपर। और अभी क्या है कि दोनों विभागों में ये विभाजित हैं। जी। कोई बोलता है उपनल के कर्मचारी हैं और उपनल बोलता है कि सैनिक कल्याण के कर्मचारी हैं। तो ये उनकी जायज़ मांग है। मैं चाहता हूँ कि ये जो है विभागीय संविदा में इनका स्थानांतरण हो और विभागीय संविदा के अनुसार इनको तनख्वाह टाइम पे मिले और उनके जो 7वें वेतन का उनका जो डिमांड है उनको राज्य सरकार उसको पूरी करे। और इसके लिए मैंने इनिशिएटिव लिया और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से भी मिला देहरादून में, और उनने इसका संज्ञान लिया था और इस पर कार्रवाई करने का उनने आश्वासन दिया है। अभी भी जो है डायरेक्टरेट से जो है हमारे जो माननीय सैनिक कल्याण मंत्री हैं श्री गणेश जोशी जी, उनके साथ हमारी वर्चुअल मीटिंग भी हुई है और उन्होंने सभी विभागों उच्च अधिकारियों के साथ इसकी बातचीत की है और जल्दी ही इनके पक्ष में निर्णय आने की संभावना है। और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उनको जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी। थैंक यू सर। एक आखिरी सवाल, आपका एक लंबा प्रोफाइल रहा है पर आप प्रेरणादायी आप हमारे युवाओं के लिए हैं, तो एक लास्ट आपका भविष्य के लिए क्या योजना है, आपका लक्ष्य क्या है? जैसा कि आपको विदित है कि हमारा उत्तराखंड आज पलायन के दौर से गुजर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पलायन की वजह से बाहर सेटल हो गए हैं। मैं 40 साल सर्विस करने के बाद जब आया तो मैंने ये चाहा कि मैं अपने गांव में जाऊं, गांव में रहूं, और मैंने अपना घर, अपना पेरेंटल जो ज़मीन है उसको देखभाल किया है, मकान को ठीक किया है। और मैं यहाँ चाहता हूं कि यहाँ आकर मैं समाज सेवा करूं। इसके लिए हमारे जो युवक जवान हैं जो आगे अपना करियर देख रहे हैं सेना में या सिविल सर्विस में, उनको मैं मोटिवेट करूँ। इसके लिए मैं समय समय पर जिला प्रशासन के साथ मिलकर हमने कई इनको करियर काउंसलिंग स्कूल में जाके किया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस मेरे 3 साल के कार्यकाल में किस जिला प्रशासन से मुझे बहुत सहयोग मिला है। जब भी मैं जिलाधिकारी महोदय के पास गया, जो भी समस्याएं एक्स सर्विसमैन और सर्विंग सोल्जर का भी है, उन्होंने उनको जो है बहुत प्रायोरिटी दी है और उनको सॉल्व किया है। और मैं आगे चाहूँगा कि आने वाले इस जनपद में जो है खुशहाली हो और लोगों का भविष्य उज्जवल हो, और मेरी ये शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आप थे हमारे साथ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल गंगा सिंह बिष्ट जी, जिन्होंने बताया कि उनकी किस तरह की अब भावी योजनाएं हैं, वो किस तरह से काम करना चाहते हैं। खासकर उनका लक्ष्य वही है कि सैनिकों के लिए, सैनिकों के परिवारों के लिए और खासकर युवाओं के लिए वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। अगर ऐसा हो सका तो ये हमारे बागेश्वर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।